एक फिल्म आ रही है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इसमें रानी मुखर्जी ने सागरिका भट्टाचार्य का रोल निभाया है, जिन्होंने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए नॉर्वे सरकार से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। साल 2011 में नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उन्हें मां के रोल के लिए अक्षम पाया था और उनके दोनों बच्चों को वेलफेयर सर्विस ने अपने संरक्षण में ले लिया था। साल 2021 में जर्मन राजधानी बर्लिन में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब एक भारतीय परिवार की बच्ची को सही देखरेख ना होने के शक में जर्मन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने अपने संरक्षण में ले लिया। इस मामले में अब भी सुनवाई हो रही है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया। वैसे यूरोपीय देशों में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। 2021 में जर्मनी की चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने 28,000 बच्चों को उनके परिवार से अलग करके दूसरे अभिभावकों की देखरेख में डाल दिया था। ऐसा ज्यादातर माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किया गया। इससे सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में जर्मनी बच्चों को उनके परिवार से अलग कर सकता है और क्या राज्य का ऐसा करना सही है। जर्मनी के संविधान के मुताबिक बच्चे के माता पिता या उसके संवैधानिक अभिभावक ही उसके प्राथमिक संरक्षक हैं और राज्य के दखल को नियम कानूनों के जरिए नियमित किया जाता है। ऐसा जर्मनी के इतिहास की वजह से है। नाजी रूल के दौरान हजारों बच्चों को नस्लीय शुद्धता के नाम पर परिवारों से ले लिया गया था। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद नया संविधान बनाने वालों ने परिवारों को सत्ता के मनमाने दखल से बचाने का फैसला किया और अंत में इस तरह के नियम सामने आए। थोड़े उलझाऊ है ना? खैर, यही तो बात है। बच्चे को परिवार से लिए जाने से पहले के इन सभी कदमों को उसकी सुरक्षा के लिए सेफगार्ड्स माना गया है। जब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना हो कि बच्चों की सेहत कई स्तरों पर बेहद खराब हो रही है। जर्मनी ने बच्चों की असुरक्षा को 4 भागों में बांटा है। अनदेखी ये तब होती है जब किसी बच्चे की मूलभूत जरूरतें ना पूरी हों। शारीरिक दुर्व्यवहार, एक थप्पड़ भी नहीं। जर्मनी में अपने बच्चे को मारने को साल 2000 में अपराध बना दिया गया था। भावनात्मक दुर्व्यवहार, बच्चे को चिढ़ाना, उनसे बुरी हरकतें करवाना, उनके सामने घरेलू हिंसा करना, इन चीजों से बच्चों को लगातार भावनात्मक नुकसान पहुंचता है। और आखिरी है यौन दुर्व्यवहार। अगर कोई पड़ोसी, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई पारिवारिक सदस्य बच्चे के साथ हुई कोई गलत बात नोटिस करता है तो वो यूथ सर्विसेज को रिपोर्ट कर सकता है। इसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता परिवार का दौरा करता है। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा किसी बड़े खतरे में है, जैसे मान लीजिए कि अगर उसके शरीर पर हिंसा या यौन दुर्व्यवहार के चलते निशान दिखते हैं, तो यूथ सर्विसेज उन्हें तुरंत अनाथालय या किसी अभिभावक की देखरेख में डालने का फैसला कर सकती हैं। ये अस्थायी हो सकता है और इसे इन अभूतनामे कहते हैं। इससे अलग अन्य कम गंभीर मामलों में, जैसे जिनमें परिवार बच्चे से परेशान हो और उसकी अच्छे से देखरेख ना कर पा रहा हो, यूथ सर्विसेज जांच को जारी रखती हैं और माता पिता को मदद भी देती हैं। ये मदद नशे के आदत के खिलाफ काउंसलिंग या फिर फैमिली थेरेपी के तौर पर भी हो सकती है। अगर माता पिता फिर भी सहयोग करने को लेकर अनमने हैं, तो यूथ सर्विसेज मामले को फैमिली कोर्ट में ले जा सकती हैं और ये आखिरी उपाय है। सिर्फ अदालत ही माता पिता से कस्टडी छीन सकती है। हर महीने अभी भी मरे हुए बच्चों की खबरें हेडलाइन में छाई रहती हैं। जर्मनी में हर तीसरे दिन दुर्व्यवहार के चलते एक बच्चे की मौत होती है और हर रोज 12 बच्चे बुरे व्यवहार के चलते अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक कोना भर है। स्टडीज दिखाती हैं कि हर सामने आए मामले पर 400 ऐसे मामले होते हैं जो सामने नहीं आते। ये डरावना है, डरावनी संख्या है। कभी कभी यूथ वेलफेयर ऑफिस को चेतावनी दी जाती है, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि ऐसा दुर्लभ ही है, लेकिन ये दिखाता है कि हर बच्चे का ख्याल रखने के लिए यूथ सर्विसेज में भी लोगों और संसाधनों की कमी है। Aus meiner Sicht ja.
मेरे ख्याल से उत्तर है हाँ। अगर मुझे लगता है कि बच्चे की सुरक्षा किसी भी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो यूथ वेलफेयर ऑफिस का कदम उठाना स्वाभाविक है। हम यही चाहते हैं। जानकार कहते हैं कि जर्मनी को बाल सुरक्षा के लिए और संसाधनों की ज़रूरत है, साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की भी।